जो जस्टिस एनवी रमन्ना कह रहे हैं कि विलुप्त प्रजाति हो गई है खोजी पत्रकारिता, इत्तेफाक रखती हैं आप? संदीप, अगर आपने सवाल पूछ लिया तो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि ऑडियो का कुछ मुझे संकट नजर आ रहा है। अभी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही थोड़ी सी। मैं अगर आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दूं जी। संदीप, विडंबना ये कि आज इसी हफ्ते जबकि नोबेल प्राइज मिला है दो पत्रकारों को दशकों के बाद, यानी कि शायद 70 साल के बाद, डिमिट्री मुराटोव जो कि रूस के हैं, रशिया के हैं, और मरिया रेसा जो कि फिलीपींस के हैं, जिन्होंने दोनों ने पुतिन के एक छत्र राज के भीतर उन्होंने खबरें दी हैं और बल्कि उनके 6 पत्रकार मरे भी हैं। और मरिया रेसा जो कि ड्यूटर्टे के एक छत्र राज के बीचों बीच, वो उनको ये भी नहीं पता था कि वो ऑस्लो जा पाएंगी कि नहीं अपना अवार्ड लेने के लिए। विडंबना यह है कि उस सप्ताह में आप ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि क्या खोजी पत्रकारिता यहाँ अपने अंतिम सांस गिन रही है। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि विडंबना एक तरफ, लेकिन दुख जरूर होता है क्योंकि बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी है खोजी पत्रकारिता। और उसके अगर आप कहें तो जो मेन कारण है वो ये है कि जो सत्तासीन बैठे हुए हैं हमारे स्वामी, यानी कि जो शक्तिशाली अधिकारी बैठे हुए उनका डर रिपोर्टर्स को है, जर्नलिस्ट को है, लेकिन सबसे ज्यादा मालिकों को है जो टीवी के मालिक हैं। दूसरा मुझे लगता है कि ये है कि जो इस खोजी पत्रकारिता में जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो काफी रिसर्च खोजती है, माने कई दफे तो सालों का रिसर्च खोजती है, बहुत ज्यादा एक जज्बा खोजती है कि या तो पर्दाफाश करेंगे या मरेंगे देश के लिए। पर्दाफाश करेंगे क्यों? अपने रुतबे के लिए नहीं, अपना नाम तो होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन कुछ गलत हो रहा देश के लिए। मुझे लगता है कि शायद कहीं पर उसमें कमी आ गई। और तीसरा, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई हमारे सामने, जो फेक न्यूज है उसका काट खोजी पत्रकारों को मुझे लगता है कि नहीं मिल रहा है। तो ये जो चीजें आ रही हैं हमारे सामने, मुझे ये बताइए कि पेगासस का जो मामला है जहां पर पत्रकारों को भी इस लपेटे में लिया गया है, बाकी कई लोगों को, उसका हमने कितनी खोजी पत्रकारिता कर ली है। जो रफाल का मामला है वो मीडिया पार्ट, यानी कि फ्रांस की एक एजेंसी तो करती है, हम लोग कितना करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है। मुझे मालूम नहीं कि मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही कि मुझे अब बंद हो जाने चाहिए। नहीं, अच्छे मैंने बीच में अभी आपको टोका ही नहीं। और जो बात आप कह रही हैं कि देखिए सत्ता का दबाव, पर यह कहना कि ये इस सरकार में ही सत्ता का दबाव है, सत्ता का दबाव तो हमेशा रहता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, नीरा राडिया टेप्स भी आई तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है, आउटलुक ने वो स्टोरी कैरी की तो मालिकों का भी दबाव, सरकार का भी दबाव, तमाम दबाव उस वक्त आउटलुक के संपादक विनोद मेहता पर आया था। आपके बड़े भाई अरुण शौरी, उन पर दबाव 80 के दशक में था, वो भीष्म पितामह थे खोजी पत्रकारिता के। पर दरअसल आज की तारीख में क्या ये हो गया है नलिनी, आप एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम चलाती थी, आंखों देखी, पर हमने आंखें बंद कर ली हैं, कान बंद कर लिए, बोल तो हम रहे हैं, मुंह बंद नहीं किया है, पर आंखों देखी आंखों अनदेखी में तब्दील हो गई है क्या आज की तारीख में? मुझे कहना पड़ेगा वाह क्या आपने अच्छी तो बंदी की। ऐसा है कि हमने आंखें नहीं बंद कर ली है, हमने जुबान अपनी बहुत ज्यादा ऊंची कर ली है। हमने क्या किया है कि हम इतना ऊंचा एंकर्स बोलते हैं, इतने दबदबे के साथ बोलते हैं, इतने, यानी कहिए कि मुझे अंग्रेजी का शब्द है एरोगेंस, गुरूर के साथ बोलते हैं कि बस हमें जो पता है वो ठीक है। मुझे लगता है कि जो एक विनम्रता से अगर थोड़ा सा पेश आए तो शायद वो सवाल भी पूछ पाएंगे। लेकिन ये हो सकता है कि सवाल असल में उनकी अब सेल्फ सेंसरशिप, यानी कि अपने ही जुबान पर ताला लगाना, ये एक प्रवृत्ति बन गई है और इसको थोड़ा बहुत
छुपाने के लिए या इसको आगे करने के लिए एकदम से बड़ी बुलंद आवाज में दूसरे आदमी को दबाया जाता है। आपको तो ये मालूम ही होगा कि एक हमारी बहुत बड़ी चैनल है जिसके प्रोग्राम के 15 या 12 मिनट बाद एक प्रवक्ता, एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गिर के मर गए। मैं ये नहीं कह रही कि उसी प्रोग्राम की वजह से मरे, लेकिन मुझे कहना कि इतना दबाव तो ना डाला जाए, क्योंकि उसमें क्या जो सच है क्या उसी तरह उजागर होता है, ये मुझे मालूम नहीं है संदीप। ये जो कि है चिल्लाना और दबाना एंकर्स द्वारा, ये भी एक क्या हम ये जो कहते हैं नलिनी कि वी आर लिविंग इन अ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, और जो दर्शक पोस्ट ट्रूथ का मतलब नहीं समझते हैं, पोस्ट ट्रूथ का मतलब आप अपना मन, अपना मानस, अपने इमोशंस और बिलीफ, जो आपकी सोच है, जो आपके इमोशंस हैं, उसके आधार पर जो आपको सही लगता है उसे ही सत्य मान लेते हैं। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आप सत्य को सत्य नहीं मानते हैं। तो क्या मीडिया भी, दर्शक को छोड़िए ना, हर चीज क्या व्यूअर की जिम्मेदारी है? मीडिया भी पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में रहने लगा है क्या नलिनी? हाँ, मैं कहूंगी, क्योंकि देखिए पहले जो मुझे याद आता है, गौरी लंकेश को ले लीजिए, शुजात बुखारी को ले लीजिए श्रीनगर में, तो होता क्या था, मुझे जो याद आता है वो ये था कि जो खोज पड़ताल करेंगे वो हो सकता है कि या तो शमशान और कब्रिस्तान की तरफ आपको ले जाए। ये एक दिमाग में बात कभी कभी रहती थी कि पता नहीं अब घर पहुंचेंगे कि नहीं, क्योंकि खोजी पत्रकारिता में आपको कई अंडर कवर एजेंट से भी बात करनी पड़ती है, उनसे संपर्क आपको साधना पड़ता है और खतरों में थोड़ा बहुत जाना ही पड़ता है। तो ये दिमाग में रहता था। अब क्या रहता है कि क्या कुछ कह देंगे तो ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आ जाएगा, क्या सीबीआई आ जाएगा, क्या एनआईए आ जाएगा, क्या एनसीआरबी यानी कि ड्रग्स वाले में भी हम चले जाएंगे, या कि अंततः ये नहीं आए तो इनकम टैक्स तो पधारेगा ही। तो ये जो डर है ना, ये पहले भी होते होंगे, लेकिन मुझे ज्यादा याद है कि ये जो शमशान पहुंचने की जो बात है, कभी कभार होता था कि कुछ अंग टूट जाएगा, किडनैप हो जाएंगे, क्या होगा, इस तरह से आते थे। लेकिन अब तो बिल्कुल आता है दिमाग में कि क्या नहीं। प्रदीप सिंह, देखिए दबाव तो हमेशा रहा है, 36 का आंकड़ा तो हमेशा सत्ता के साथ पत्रकारों को रहा है। यहां तमाम आप जो दिग्गज बैठे हुए हैं, भुक्तभोगी हैं, आप सब पर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई दबाव आए हैं। पर आज की तारीख में जो मीडिया में एक बात जो नलिनी कह रही थी कि खोजी पत्रकारिता इसलिए भी खत्म हो रही है, उसमें बहुत वक्त लगता है, सालों की कई दफा मेहनत होती है, आप राष्ट्र हित में कर रहे होते हैं, पर आज की तारीख में आप व्यवस्था की गड़बड़ियों को, गड़बड़ झालों को अगर उजागर भी करते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं, तो दरअसल आप राष्ट्रभक्त नहीं, राष्ट्र विरोधी करार हो जाते हैं। कसीदे पढ़ते रहें तो आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। क्या ये कड़वी हकीकत हो गई है आज की? देखिए संदीप जी, मतलब इतना जनरलाइज नहीं कर सकते परिस्थिति, देखना पड़ेगा कि कहां से कहां पहुंचे। मैं लंबे समय तक मैंने काम किया है जनसत्ता अखबार में, जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का है, और वहां हमको कभी ये डर नहीं लगा कि हम मंत्री के खिलाफ लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसके खिलाफ लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संपादक को डर। संपादक को डर क्यों नहीं था? क्योंकि मालिक को डर। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इंडियन एक्सप्रेस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। रामनाथ गोयनका अस्पताल में भर्ती थे, माइल्ड हार्ट अटैक हुआ, उनको खबर दी गई तो कूद के खड़े हो गए, बोले अब 5 साल और जीऊंगा। इस जज्बे वाला मालिक कौन है? किसी भी संपादक को उतना ही अधिकार मिलता है जितना उसका मालिक देता है, और पत्रकार और रिपोर्टर को उतना ही अधिकार मिलता है जितना उसका संपादक देता है। तो अगर मीडिया हाउस सरकार से विज्ञापन लेंगे, सरकार से अपने धंधे में फायदा लेंगे और उसके बाद सरकार को गाली देंगे, तो कौन सी सरकार बर्दाश्त करेगी? तो वॉच डॉग नहीं, पेट डॉग बन जाएंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द हम सबके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। वॉच डॉग नहीं, पेट डॉग बन जाएंगे आप। नहीं, आप तय कर लीजिए कि आपको पत्रकारिता करना है या धंधा करना। आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर आप अपने धंधे को बढ़ाने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, मीडिया हाउस है, अखबार निकाल रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, तो आपको पेट डॉग तो बनना पड़ेगा। पर धंधा तो पहले भी था ना।
देखिए, हम जब ये कहते हैं ये मिशन वगैरह की बातें मैं नहीं मानता। मैं भी 24 साल जिंदगी के पत्रकारिता के जरिए ही रोजी रोटी कमाई है। ये धंधा तो पहले भी था ना भाई, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा, तनख्वाहें दी जानी है ना, एक पूरा स्टाफ होता है, टेक्नोलॉजी है, कैमरे हैं, घोड़ा गाड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देखिए, पहले भी जब ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता था तो सारे मीडिया हाउस नहीं करते, चुनिंदा मीडिया हाउस करते थे, और वो करते थे जिनको रेवेन्यू की कोई चिंता नहीं होती। जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस में पेज बनते समय फ्रंट पेज से जो सबसे महंगा विज्ञापन होता है, अगर खबर के रास्ते में आ रहा तो हटा दिया जाता। आज कोई कल्पना कर सकता है? मैं एक छोटा सा अपने अनुभव का उदाहरण दे रहा हूं। मैं मुंबई जनसत्ता में था, संपादक था, वहां रिलायंस पर रेड हुई इनकम टैक्स। कहा यह गया कि यह खबर जो है तीसरे पेज पर जाएगी, खबर बाद में जाएगी, ऊपर जो है स्पष्टीकरण जाएगा रिलायंस। मैंने उस बात को नहीं माना। जनसत्ता में वो सेकंड लीड छपी खबर, किसी और अखबार में आज होता तो नौकरी से उसी समय निकाल दिया गया। मालिक ने बुलाकर मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, विवेक गोयनका ने, कि ऐसा क्यों किया, हमारा निर्देश ये था, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया। तो ये ताकत जो है वो आएगी जब आप सही तरीके का जर्नलिज्म करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप अपने पत्रकार को भेजें कि ये विज्ञापन ले आओ, हमारी मिल बननी है, उसके लिए जमीन सरकार से सस्ती दर पे दिला दो, उसके बाद दूसरे दिन सुबह आप उसी मंत्री को गाली देंगे। ये रिश्ता चल ही नहीं सकता है। नहीं, पर क्या ये आपने मेरे ऊपर सरलीकरण की बात कही? 10 सेकेंड प्लीज प्लीज प्लीज। ये जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जो ये पूरा मामला है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर सोशल मीडिया पर चला है। वहां बुराइयां बहुत, फेक न्यूज है, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन दरअसल छोटे स्तर पर, छोटी जगहों से, जो छोटे जिनको कहते हैं हम आकार में हम बात कर रहे हैं, वो कद के हिसाब से नहीं कर रहे, वो दरअसल कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वो खबरें निकालते हैं। नहीं, पर आपकी बात से मैं हल्का सा नाइत्तेफाकी यहां जाहिर करूंगा। एक सेकंड, प्रदीप सिंह, रामकृपाल सिंह, जब प्रदीप जी ये कहते हैं कि नहीं कुछ लोग कर रहे थे, पर आप देखेंगे अलग अलग समय में चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एशियन एज के पत्रकार ने उसका खुलासा किया। कोल का जो घोटाला था, कोल स्कैम जो था, पायनियर के एक रिपोर्टर ने किया, 2G का आउटलुक ने किया। देखिए, अलग अलग समय पर अलग अलग घोटालों का पर्दाफाश होता रहा है हमारे देश में, पर इसमें अब यकायक जो खबरों का टोटा पड़ गया है, वो खबरों का टोटा क्या इसलिए भी है कि भाई सरकार जीरो टॉलरेंस कर रही है, वो ताल ठोकते हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, वो पुरानी बात हो गई है, या लेग वर्क करने को लोग तैयार नहीं है? संदीप जी, नल्ली जी और प्रदीप जी ने जो कहा है, वो मैं उससे थोड़ा सा आगे जाकर के कहूंगा। मैं एक बात तो सही है कि देखिए, बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है, लेकिन मेरा अगर लब्बुल हुआ एक सेंटेंस में मैं कहूं कि हमारे जमाने में भी ऐसा नहीं था कि पक्षधरता नहीं थी, लेकिन वो एक अपवाद स्वरूप आती थी। आप पक्षधर भी हो तो क्या होता था कि आप जब खबर लिख रहे हैं तो कम से कम उस समय के लिए आप अपनी पक्षधरता को थोड़ा सा दरकिनार रखते थे। अब मैं ये देख रहा हूं कि जो पहले एक्सेप्शन था, अब वो बड़ी कॉमन चीज हो गई है, यानी जो अपवाद था वो बड़ा सा सामान्य सा हो गया है। और जो मुख्य न्यायाधीश ने जो एक तरफ अपना दर्द व्यक्त किया है, मैं समझ रहा हूं उनकी इस पीड़ा को। लेकिन एक बात बताऊं, मैं नहीं कहता हूं कि पत्रकार सारे अच्छे ही होते हैं। पत्रकार हमेशा से उसी समाज से आते हैं, जिस समाज से बाकी लोग आते हैं, सारे लोग। तो वहां अच्छे और एक तरह से कुछ अड़ियल और कुछ झुकने वाले और कुछ बिल्कुल वो सब तरह के लोग होते हैं। लेकिन ये कहना कि देखिए संदीप जी, आप जानते हैं हमारा आपका रिश्ता कब से रहा है। जब मैं टेलीविजन पे आता था, हम लोग भी हैं, तो पत्रकार ऐसा नहीं है कि पत्रकार एकदम बदल गया है या कोई नई कैटेगरी का आ गया है। कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि जो एक प्रदीप सिंह बात कर रहे थे कि आप देख लीजिए, वही पत्रकार होता है तो
कुछ तो संपादक आने से बदल जाती हैं चीजें, और कुछ हाउस की पॉलिसी, एक देखिए हाउस की पॉलिसी बहुत मायने रख रही है आज की तारीख में। और मैं एक चीज मैं ये देखता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि पहले नहीं था, अभी ही हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्ता का करैक्टर है कि वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करती। अब तो टॉलरेंस में भी मैं देख रहा हूं कि समय के साथ थोड़ी कमी आई है। पहले क्या था, आलोचना हो जाए, किसी नेता की हो जाए, किसी की भी हो जाए, तो वो इस तरह का व्यवहार नहीं करता था जैसे आज कुछ हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि और एक चीज कि नहीं, दबाव है क्या, डर? देखिए पहले दबाव पहले भी था, आज क्या वो दबाव के चलते डर भी समा गया है? देखिए मैं चूंकि देखिए मैं जो बात मुझे दिखाई पड़ रही है, या तो लालच है या दबाव है या किसी तरह, हो सकता है कि दोनों ही हो, लेकिन फैक्ट ये बताऊं कि मैं भी बहुत एक करीब 40 साल पत्रकारिता में बिताए हैं संदीप बाबू। आप बहुत मुश्किल होता है कि हाउस की पॉलिसी के खिलाफ जाकर के कुछ भी दिखाना या लिखना, ये जनरल चीज है। बाकी जैसा आप कह रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा है कि खोजी पत्रकारिता के साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका टोटा पड़ा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि वो सही भूमिका नहीं है जिस तरह से, लेकिन एक अब कोई भी चीज क्या होती है कि कोई भी आजकल क्या है कि कोई ऐसा सच जो ऐसी खोजी चीज नहीं होती है कि जो तुरंत ना आ जाए, वो सोशल मीडिया से लेकर के, लेकिन तब भी स्कोप है, क्योंकि एक लाइन की खबर एसपी सिंह होती थी, एसपी सिंह होते थे तो एक लाइन की खबर वो देखते थे और कहते थे इस पर मेहनत करो। तो सच तो देखिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पकड़ लेगा, लेकिन एक बात सही है कि अगर आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो निश्चित रूप से होगी। लेकिन मैं जब आज तक में था, आशुतोष जी के साथ था, मैं आपको बताऊं, एक बार मैंने ये कहा था जनरल मीटिंग में कि भाई जो बीट आपकी होती है वो मिनिस्ट्री कवर करने के लिए है, मिनिस्टर कवर करने के लिए नहीं। ये मैं 2004-05 की बात कर रहा हूं, 15 साल पहले की। तो एक ट्रेंड में ये जो देखता था कि अगर आपको किसी की बीट दी गई है तो आप उस मिनिस्टर के साथ साथ खाली टहलिए, भाई आप उस मिनिस्ट्री के बारे में लिखिए ना। मिनिस्टर महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण ये होता है वो विभाग की जिस तरह चाहे कोई भी मंत्रालय हो। नहीं, आपने अच्छा एक टॉकिंग पॉइंट दिया है। एक मिनट रामकृपाल सिंह, विजय त्रिवेदी, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर नहीं। लेकिन दरअसल आज की तारीख में ब्लैकलिस्ट होने का डर और जो ये आसान पत्रकारिता है कि मंत्री से 4 मिनट बात कर लीजिए, वो बड़ी खबर है। मंत्रालय का कामकाज कैसे चल रहा है वो बड़ी खबर नहीं होती। और स्वर्गीय विनोद दुआ ये बात कहा करते थे कि पत्रकारों को एक बीमारी लग गई है, वाइकेरियस सेंस ऑफ पावर, कि शक्तिशाली लोगों के साथ दिखना, उठ बैठ करना और उनका 2-4 मिनट का इंटरव्यू लगा देना, कर देना, वही बताता है कितने भारी भरकम पत्रकार हैं। जी मैं इन लोगों के इंटरव्यू करता हूं, खबर नहीं दिखाते हैं। और आज की तारीख में वो डर हो गया है कि हमारे खिलाफ कुछ बोलोगे आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो वो वाइकेरियस सेंस ऑफ पावर भी गई और आपकी एक्सेस भी खत्म हो गई। अनम्यूट कीजिए प्लीज विजय अपने आप को। जी बोलिए, अभी भी म्यूट है। नहीं, सिस्टम में कुछ दिक्कत है। मैं ये सवाल आशुतोष आपके लिए, मैं सिस्टम ठीक करता हूं विजय का। संदीप, देखिए इस पूरे ये जो पूरा बात जस्टिस रमना ने कही है, इसको एक संदर्भ में समझने की जरूरत है, अन्यथा बात अधूरी रह जाएगी और बातचीत कहीं जाएगी नहीं। ऐसा नहीं है कि सत्ता का प्रभाव, सत्ता का दबाव पत्रकारों के ऊपर नहीं रहता था या अखबारों के ऊपर नहीं रहता था या संपादकों के ऊपर नहीं रहता था, मालिकों के ऊपर नहीं रहता। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 1980 के जमाने में जब बोफोर्स का मामला चल रहा था, एस गुरुमूर्ति ने लगातार जब एक्सपोजे किया रिलायंस के खिलाफ, तो उसके बाद और भी बहुत सारी खबरें आई और एस गुरुमूर्ति को गिरफ्तार किया गया था। मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता का अपना एक स्वरूप होता है, सत्ता अपने स्वरूप के हिसाब से काम करती है, लेकिन पत्रकारिता का बुनियादी धर्म है सत्ता से टकराना। अगर सत्ता
से लाभ पाने की प्रवृत्ति होगी तो फिर पत्रकारिता नहीं हो सकती है। लेकिन जो मौजूदा स्वरूप है, मौजूदा स्वरूप इसलिए है क्योंकि पत्रकारिता को एक योजना के तहत डिस्क्रेडिट करने की, बदनाम करने की, इंस्टीट्यूशन के तहत उसको तबाह करने की एक सत्ता की तरफ से कोशिश है। यह बात आज सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन आज कौन सा संस्थान में कौन आदमी संपादक होगा यह भी सत्ता तय करती है। कौन आदमी कौन बीट कवर करेगा यह भी सत्ता तय करती है। कौन एंकरिंग करेगा और वो उसमें कौन से शब्दों का चयन करेगा, किस विषय में बात करेगा, यह भी सत्ता तय करती है। तो जब स्थिति इतनी भयावह हो जाए तो हम ये उम्मीद करें कि हम खोजी पत्रकारिता करें, संभव नहीं है। नहीं, पर ये दबाव तो पहले भी थे ना आशुतोष, आपने जिक्र किया। और ये सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं है, राज्य सरकारें भी आज की तारीख में, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, और मुझे वो ध्यान है क्योंकि मैं आपके साथ काम करता था, आप संपादक थे और एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई थे, मालिक राघव बहल थे। मायावती के खिलाफ हमने खबरें की, सरकार के खिलाफ, तो आप सब लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, लखनऊ तलब किया गया, तो दबाव तो पहले भी थे ना। मैंने जो बात कही वो ये कि सत्ता की तरफ से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश, एक विचारधारा इस देश के अंदर है जिसका काम है कि पत्रकारिता अगर उस विचारधारा के साथ नहीं है तो उस पत्रकारिता को हमें खत्म कर देना है। अगर संपादक हमारे साथ नहीं है तो उसको खत्म कर देना है, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहना है, उसको जो है खान मार्केट गैंग कहना है, उसको जो है गद्दार कहना है, उसको पाकिस्तान परस्त कहना है। और तो और मुझे अपने मित्रों से सुनने को मिला कि आप जो है आप तो नफरत करते हैं प्रधानमंत्री जी से। तो मैंने सवाल पूछा कि भाई 2014 के पहले भी जब मैं प्रधानमंत्री जी की आलोचना करता था तब तो किसी ने नहीं कहा कि मैं उनसे नफरत करता हूं, या आज ये इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों होता है कि मैं नफरत करता हूं। तो ये जो शब्दावली गढ़ी गई है, ये शब्दावली एक योजना के तहत पत्रकारिता को खत्म करने की कोशिश की जा रही। मैं और भी भयानक स्थिति, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि नीतीश कुमार जो बिहार के अंदर है, आप उनके खिलाफ एक शब्द लिख के देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के खिलाफ एक शब्द लिख के देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, आप बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ लिखकर देख लीजिए। लेकिन वो एक दूसरी चीज है। आज वो दूसरी क्यों है? वो दूसरी क्यों है? वो सत्ता का चरित्र है ना। हाँ, मैं ये फर्क हमें करना पड़ेगा। हाँ। सत्ता का चरित्र है, सत्ता आपको दबाती है, लेकिन अगर विचारधारा के तहत पूरी एक योजना के तहत अगर आपको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, पत्रकारिता को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाएगी, और ये चरित्र कम्युनिस्ट कंट्रियों के अंदर भी है, जो साम्यवादी जो देश थे वहां भी यही हुआ। तो मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज की तारीख में पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता वही जीवित रह सकती है जो विचारधारा का जो अभीष्ट है उसके निर्माण में अगर मदद करती है, तभी जीवित रह सकती है, अन्यथा जीवित नहीं रह सकती है। अगर जीवित रहना है तो उसी तरीके, तो पत्रकार को दलाल बनना पड़ेगा, बीट रिपोर्टर को चपरासी बनना पड़ेगा मंत्री का, और विचारधारा का वाहक बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो आपको एक हाशिए पे छोड़ दिया जाएगा और ऐसे कोने में छोड़ दिया जाएगा जहां आपको इररिलेवेंट बना दिया जाएगा। आशुतोष, आप बड़े आज निराश, नकारात्मक, हताश दिख रहे हैं। नहीं, मैं निराश नहीं हूं। मैं निराश उन लोगों से हूं जो 2014 के पहले की पत्रकारिता पर गर्व करते थे, जहां जो पत्रकार सत्ता से टकराता था उसको पत्रकार कहा जाता था, और जो सत्ता के साथ खड़ा होता था उसको दलाल कहा जाता था। आज जो सत्ता के साथ खड़ा हुआ है उसको पत्रकार कहा जाता है, और जो सत्ता से टकराता है उसको दलाल कहा जाता है। यह फर्क आ गया, ये फर्क आ गया है। और आप और मैं, सुकेश, बनारस में थे हम 3 दिन, और आप जा रहे थे सड़क पर, और यही सवाल आपसे भी पूछा गया ना कि सरकार में कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है क्या? हमेशा उल्टी उल्टी चीजें निकालते रहते हो, सरकार की कमियां ही गिनाते रहते हो। यह परिवर्तन हो गया है क्या कि सरकार की